ओके, तो आज का टॉपिक है ऑसिलेशन इन फ्लोटिंग सिलेंडर। सीबीएसई में डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है इसकी, और वैसे भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। चलो समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखो, सपोज करो लिक्विड है और ऊपर की तरफ एयर है। ठीक है, कुछ ये कंडीशन है कि एक सिलेंडर बना देते हैं हम यहां पर ऐसे, जिसका कुछ हिस्सा डिप्ड है पानी में और कुछ है हवा में। जो इसका पानी में हिस्सा है उसको मैं बोल रहा हूं कि ये टोटल है x नोट, और जो इसकी टोटल हाइट है वो है h। बाहर बचा हुआ हिस्सा कितना हुआ? h माइनस x नोट हुआ। फिलहाल ये सिचुएशन है कि कुछ हिस्सा इसका पानी के अंदर है और कुछ एयर के अंदर है, और जो डेंसिटी हम ले रहे हैं लिक्विड की वो ले रहा हूं मैं रो नोट। ठीक है, चलो ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इसका बोल देता हूं ए है। सिलेंडर की डेंसिटी रो है। ठीक है, रो नोट, एरिया ए, ये h, ये x नोट। ये सारी टर्म्स लिख लो जरा, जो लिखवाई है। शुरुआत कर रहा हूं। इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम, कि हमने इनिशियली सिलेंडर को रखा, कुछ हिस्सा इसका पानी में चला गया और ये इक्विलिब्रियम में रेस्ट पर आ गया, मूव नहीं कर रहा, अभी रेस्ट पर है। तो देखते हैं, इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो गया ना कि इसका जो डाउनवर्ड वेट लग रहा होगा mg, वो किसके बराबर आ जाएगा? अपथ्रस्ट के। यानी कि सिलेंडर पर जितना नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा होगा mg, उतना इसके ऊपर क्या लग रहा है? अपथ्रस्ट। तभी तो इक्विलिब्रियम में है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर कि जो mg है वो किसके बराबर आ गया? अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट का मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन दिस पर्टिकुलर रीजन। मैं लिख देता हूं यहां पर अपथ्रस्ट क्या होगा, यहां पर m डैश इंटू में g। ये m डैश कौन सा मास है? ये वाला जो पानी के अंदर डिप्ड है, या जितना इस सिलेंडर ने पानी डिस्प्लेस किया। मास ऑफ डिप्ड सिलेंडर। चलो बढ़िया। अगर मास ऑफ डिप्ड सिलेंडर ये है तो मैं एक काम करता हूं, ये बोल दूं कि ये इसके बराबर होगा मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर के इक्वल। ये सिलेंडर कितना मास डिस्प्लेस कर सकता है? अपने मास के अकॉर्डिंग, अपने मास जितना ही, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, हम ऐसा बोलते हैं। अगर ये सिलेंडर इस रीजन में आएगा तो वाटर को डिस्प्लेस करके तो आएगा। अगर आप एक टब के अंदर बॉल को डिप करते हो तो क्या पानी बाहर नहीं निकलेगा? कितना पानी बाहर निकलेगा? जितना उस बॉल का मास होगा। ऐसे ही बोलेंगे हम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। अब सुनो, तो मैं बोल देता हूं कि यार इस मास को लिखा जा सकता है वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी। ये डेंसिटी किसकी ले रहा हूं मैं यहां पर? लिक्विड की, क्योंकि मैं वाटर के विद रिस्पेक्ट टू चल रहा हूं यहां पर, कि वाटर ने अपथ्रस्ट लगाया तो वाटर के लिए बात करूंगा। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर v रो नोट g, लेकिन वॉल्यूम कितनी आएगी? ये देख, एरिया a, हाइट कितनी? x नोट। तो यहां पर क्या आ जाएगा? mg इक्वल्स टू a x नोट रो नोट g। एक बार इतनी कहानी लिख लो, फिर आगे बताता हूं। अपथ्रस्ट कितना होगा? वॉल्यूम ax नोट रो नोट जी। अपथ्रस्ट लिक्विड लगा रहा तो इसलिए यहां पर लिक्विड की डेंसिटी आएगी, इस बात का ध्यान रखना। जो फोर्स अपथ्रस्ट लगाता है उसकी डेंसिटी यूज करते हैं हम यहां पर। ठीक है, इतनी कहानी लिखो जरा। ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है कि mg इसके बराबर है। यहां से चाहो तो मास को डिफाइन किया जा सकता है। मास किसके बराबर आ जाएगा? हाँ कोई बात नहीं, हो गया, बस जी से जी उड़ा दो।
मास को लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, या फिर x नोट को लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, मास अपॉन में a रो नोट। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं कि जो x नोट है वो किसके बराबर आ जाएगा, मास ऑफ बॉडी अपॉन में a रो नोट। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलता हूँ। मैंने मास को सॉरी मैंने इस x नोट को इन टर्म्स ऑफ मास एंड एरिया डिफाइन कर दिया यहाँ पर। चलो अब थोड़ा सा कहानी को आगे लेकर चलते हैं। अब SHM कैसे आ सकता है इसके अंदर सोचते हैं। SHM कैसे आएगा उसके बारे में हम सोचते हैं अब। चलो SHM लाने के लिए मैंने क्या किया, सिलेंडर पहले से तो डिप था ही कुछ ना कुछ, मैंने इस पर ना ऊपर से अप्लाइड फोर्स दे दिया कुछ, जिससे ये टोटल जो डिप्ड पोर्शन है, ये x नोट तो था ही पहले, मैं बोल रहा हूँ x डिस्प्लेसमेंट और नीचे चला गया। टोटल कितना हो गया अभी, x प्लस x नोट। मैंने इसको ऐसे पुश कर दिया नीचे की तरफ, और अब मैं जब उंगली हटाऊंगा ऐसे, तो क्या ये ऐसे फ्लोट करेगा, SHM प्रोसेस करेगा। अब इक्विलिब्रियम में है ये, मैंने इसको डिप करा नीचे, अप्लाइड फोर्स दिया ऊपर से। जैसे अप्लाइड फोर्स दिया, जो पहले पोर्शन x नोट था अंदर, क्या थोड़ा सा x और नीचे चला जाएगा, टोटल डिप्ड पोर्शन कितना हो जाएगा, x प्लस x नोट। जब मैं इस फोर्स को रिमूव करूंगा तो क्या ये ऑसिलेट करेगा। पहले तो मुझे इसको SHM प्रूव करना होगा। पहले डायग्राम बना लो जरा कि भाई अप्लाइड फोर्स देने से ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, अपथ्रस्ट, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg, और अप्लाइड फोर्स भी दे दिया। डायग्राम को रिकंस्ट्रक्ट करो। चलो यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा होगा, मेरे ख्याल से mg नीचे लेके जाना चाह रहे हैं, अपथ्रस्ट ऊपर लेकर जाना चाहेगा, और जब मैं फोर्स को हटाऊंगा ये बॉडी ऊपर की तरफ आएगी। सोच, जब मैं फोर्स को रिमूव करूंगा, इस बात को समझना जरा, जब मैं फोर्स को रिमूव करूंगा, अप्लाइड फोर्स को, अभी इसको सिलेंडर को डिप कर रखा है, मैंने इस अप्लाइड फोर्स को रिमूव करा, mg हमेशा नीचे लग रहा था, वाटर अपथ्रस्ट ऊपर लगा रहा था। ऐसी क्या चीज है जो इसको ऊपर लेकर आएगी, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स ही इसको ऑसिलेट करा सकती है। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, इन दोनों फोर्सेस का डिफरेंस होगा, अपथ्रस्ट और mg का। डाइजेस्ट करो इसको, समझो। इमेजिन करो कि मैंने सिलेंडर को डुबो दिया पानी में थोड़ा सा, अभी इस पर 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स, अपथ्रस्ट और mg। मैंने इस फोर्स को रिमूव करा, ऐसी क्या चीज है जो इसको वापस ऊपर की तरफ धकेल देगी। अपथ्रस्ट ऊपर लगी रहा है, लेकिन उसको रोकने के लिए कौन है, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ लेकर आएगा ना इसको। हाँ, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, F अपवर्ड माइनस mg, और रिस्टोरिंग फोर्स कैसा होता है हमेशा, ये, दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, माइनस ऑफ अपथ्रस्ट माइनस mg। ठीक है, डिफाइन करें अपथ्रस्ट। इस केस में अपथ्रस्ट कितना लग रहा होगा ये समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर अपथ्रस्ट कितना था, ax नोट रो नोट g, यहां पर कितना आ जाएगा, x प्लस x नोट, अरे x प्लस x नोट। हाँ, अपथ्रस्ट कितना आएगा यहां पर, ax प्लस x नोट, क्योंकि अब नीचे डिप्ड पोर्शन कितना, इतना, और साथ में रो नोट, साथ में माइनस mg। चलो बढ़िया, अब यहां से की इक्वेशन तैयार होगी, वो इसको मैं लिख दूं ऐसे, माइनस ax रो नोट g माइनस ax नोट रो नोट g माइनस सॉरी प्लस mg। ये बन जाएगा जब सोल्व करूंगा कंप्लीटली। लेकिन हम एक चीज प्रूफ कर चुके हैं पहले, देख ध्यान से जरा, mg किसके बराबर है, तो वहां पर कुछ कट रहा है, देख इसको देख ध्यान से,
इक्विलिब्रियम में प्रूफ कर चुके हम कि mg किसके बराबर है। ये हमने कुछ स्प्रिंग में भी किया था ऐसा, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि जब इक्विलिब्रियम था तो a x नोट रो नोट g किसके बराबर था, mg के बराबर था, जिससे जो रिस्टोरिंग फोर्स बचा वो कितना बचा, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ a रो नोट जी एक्स। क्या रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ रहा है, यानी कि SHM तो है। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो क्या हम ये लिख सकते हैं यहां पर कि रिस्टोरिंग फोर्स ही इस सिस्टम के अंदर एक्सेलरेशन लेकर आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स सिस्टम के अंदर एक्सेलरेशन आएगा तो माइनस एम ए बराबर माइनस ए रो नोट जी एक्स। क्या एक्सेलरेशन ए किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ए रो नोट जी अपॉन में एम एक्स, सारा कुछ कॉन्स्टेंट ही तो है। क्या ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ रहा है, हो गया सच। लो अब आगे इसको बनाते हैं, इसको एक बार यहां तक डाइजेस्ट करो जितना करवा दिए। सीबीएसई में डेरिवेशन आ जाती है इसकी कई बार, सबसे आखिरी टॉपिक है सीबीएसई का ये। बेटा कहां पर थे इतने दिन आप, क्लास लगा लो, लेट हो गए हो आप बहुत ज़्यादा। हाँ सारा कुछ बताता हूँ, देखो सारा कुछ बताया तो बेटा। देखो यार सुनो, इनिशियली सिलेंडर को रखा, कुछ डिप हुआ, कुछ बाहर रह गया, इक्विलिब्रियम में आ गया, मूवमेंट नहीं हुई कोई। मैं बोलूंगा कि इक्विलिब्रियम में तो ये बात ट्रू है, अब थ्रस्ट इज इक्वल टू mg। मैंने यहां पर mg को अपथ्रस्ट के बराबर लिख दिया। अपथ्रस्ट में क्या आएगा, जितना ये वाला मास है ax नोट रो, ax नोट क्यू, एरिया इनटू में दिस डिस्टेंस विल कवर दिस वॉल्यूम, और ये डेंसिटी। डेंसिटी कौन सी लेते हैं अपथ्रस्ट में, लिक्विड की हमेशा। यहां से x नोट डिफाइन कर दिया मैंने कि x नोट इसके बराबर है, चाहो तो कर सकते हो डिफाइन। उसके बाद मैंने बोला कि मैंने इसको थोड़ा सा अप्लाइड फोर्स दे दिया नीचे की तरफ। जैसे अप्लाइड फोर्स दिया और रिमूव करा, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट। अब थ्रस्ट ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, लेकिन ओवरऑल ऊपर आएगा। तो मैं बोल रहा हूं कि रिस्टोरिंग फोर्स ये होगा नेगेटिव थ्रस्ट माइनस mg। अब थ्रस्ट की वैल्यू डाल दी यहां पर, इस बार अब थ्रस्ट कितना होगा, x प्लस एक्स नोट है ना, रो नोट जी माइनस mg। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ए एक्स नोट रो नोट mg कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, क्योंकि तो मैं प्रूफ कर चुका हूं इक्वल है पहले से ही। इसके बाद जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो किसके इक्वल है, माइनस ए रो नोट जी एक्स। रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ रहा है, SHM की कंडीशन है। ऐसे नहीं समझे तो ये बोल सकते हो रिस्टोरिंग फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन लेकर आएगा इसके अंदर। एक्सेलरेट कौन कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स ही तो कर रहा है। तो मैंने इस रिस्टोरिंग फोर्स की जगह यहां पर क्या लिख दिया, एम ए इज इक्वल टू दिस टर्म, और जब मैं ए को डिफाइन करूं तो ए इसके बराबर आ रहा है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, कंडीशन ऑफ SHM। अब देखिए इसके बाद हमने SHM में एक्सेलरेशन ये डिफाइन कर रखी है कि एक्सेलरेशन क्या होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और यहां पर एक्सेलरेशन कितनी आ रही है ये, तो कंपेयर कर दे, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू माइनस ए रो नोट जी एक्स अपॉन में एम, एक्स से एक्स उड़ गया, माइनस से माइनस उड़ गया, ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए रो नोट जी अपॉन में एम, और इसके ऊपर क्या जाएगा, अंडर रूट। अरे ओमेगा की वैल्यू आ गई भाई। मुझे क्या निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम यहां पर, इसको लिख दूंगा मैं 2 पाई बाय टी इक्वल्स टू अंडर रूट ए रो नोट जी अपॉन में मास, टी कितना आ जाएगा, अंडर रूट एम अपॉन में ए रो नोट जी, और यहां पर ऊपर क्या आ जाएगा, 2 पाई। ये होता है या 1/2 पाई आएगा, 2 पाई यही आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिलेंडर। इसको चाहो तो थोड़ा सा और भी डिफाइन कर सकते हो, कर दो यहीं पे डिफाइन, देखो
सिलेंडर का टोटल मास क्या होगा, इसकी डेंसिटी इनटू में एरिया इनटू में हाइट, एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, बन गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी सिलेंडर के लिए, क्योंकि मास तो टोटल है यहाँ पर, अपॉन में क्या है एरिया रो नोट जी, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ से, तो कितना आ गया ये रो एच अपॉन में रो नोट जी, ये हो गया आपका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1/2 रो नोट जी अपॉन में रो एच। सो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों ड्राइव कर दिए। बनाओ जरा इसको, मास को लिख दे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये वॉल्यूम एरिया इनटू हाइट और डेंसिटी है। कोई भी यूज कर सकते हो जरूरत पड़ने पर, इच्छा अनुसार, आवश्यकता अनुसार, स्वार्थ अनुसार, क्वेश्चन अनुसार, परीक्षा अनुसार। हाँ, बनाओ जरा इसको जल्दी से। इसके साथ आपका ये आखिरी टॉपिक भी खत्म हुआ। अब कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स है स्प्रिंग्स के ऊपर, वो देख लेते हैं हम। हाँ, चैप्टर खत्म है, आखिरी टॉपिक यही था। बाकी तो और मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है इन सब जो करवा दिए, इन सब चीज़ों के ऊपर, पेंडुलम के ऊपर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, स्प्रिंग्स के ऊपर, फ्लोटिंग सिलेंडर के ऊपर, थ्योरेटिकली खत्म हो गए। यहाँ पर अभी 2-3 दिन बाद, पहले इस पे अभी क्वेश्चंस कवर अप करेंगे ना बहुत सारे, इतनी जल्दी नहीं। एक और भी वैसे इसमें हम कंसेप्ट कर सकते हैं, ग्रेविटेशन का एसएचएम। देखता हूँ, करवा देता हूँ ये भी, तो कर ही रहे तो। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है और है अच्छा क्वेश्चन बहुत। क्वेश्चन ना ये है, एक सिंपल पेंडुलम है, इस पेंडुलम बॉब के अंदर ना लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम है और इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है। क्या हुआ, इसके अंदर छोटा सा होल हो गया नीचे और ये ऑसिलेट कर रहा है ऐसे, ठीक है। इसकी लेंथ है L। जब होल होगा तो पानी बाहर भी निकलेगा। माइंड में एक चीज इमेजिन करो कि एक बॉल जो एक धागे से लटकी हुई है ऐसे ऑसिलेट कर, लेकिन पानी उसमें से नीचे निकलता जा रहा है। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम? मैं भी ऑप्शन देता हूं, समझ जाओगे। नो इफेक्ट। चलो देखते हैं, पहले क्वेश्चन बनाओ जरा ये वाला। इफ liquid is filled in the bob of pendulum, if liquid is filled in the bob of pendulum and it start leaking out of the bob through a hole, it start leaking out of the bob through a hole, how the time period of pendulum get affected? How time period of pendulum get affected? इसके ऑप्शंस लिखो जरा। पहला ऑप्शन, इसका पहला ऑप्शन लिखो, कंटिन्यूसली डिक्रीज। सेकंड, कंटिन्यूसली इंक्रीज। continuously decrease, continuously increase. Next, first decrease then increase. Next, first increase then decrease. First decrease then increase and last is first increase then decrease. अब बता क्या करेगा मुन्ना? देखते हैं, सोचो यार, लॉजिकली सोचो क्या होगा।
चलो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वही होता है 2π√L/g। बता शिंदे क्या होना चाहिए अब? तेरा तो क्वेश्चन वो गलत हो गया, आंसर ऑप्शन ही नहीं है। अब तू बता, अगर इसमें से पानी बाहर निकलता रहेगा तो टाइम पीरियड पर क्या फर्क पड़ेगा? फर्स्ट लॉजिक बता। मास कम हो रहा है तो उससे क्या होगा? मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता टाइम पीरियड। मैक क्या होना चाहिए? रितेश क्या होना चाहिए? लेंथ तो सेम रहेगी। लेंथ सेम रहेगी? सर सेम ही रहेगी और जी भी सेम रहेगा। ठीक है, अगर ऐसा लगता है तो। चलो मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं। जो मैं लेंथ लेता हूं ना, ये लेंथ मैं रिजिड सपोर्ट से लेकर इसके सेंटर ऑफ मास तक लेता हूं हमेशा। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा कि मैं जो लेंथ लेता हूं रिजिड सपोर्ट से लेकर सेंटर ऑफ मास तक कंसीडर करता हूं, क्योंकि बोब का जो ये हम उसको पॉइंट मानते हैं। ठीक है, बस यही हिंट था इस क्वेश्चन का। कॉन्टिन्यूसली देख केशव, क्या तू ये बात मानता है कि जो टाइम पीरियड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L है? लेंथ बढ़ेगी तो टाइम बढ़ेगा। पर अब सुन, तेरे को क्या कभी ये चीज पढ़ाई थी मैंने? अगर ये कंप्लीटली लिक्विड से फील्ड है, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में होगा, यानी कि लेंथ को मैं L मान लूं, थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकल गया, थोड़ा सा लिक्विड गलत है, गलत है, बताता हूं अभी देखो। अब सुन सुन ध्यान से सुन, मेरी बात को सुन ले। अगर इसमें थोड़ा सा लिक्विड रह जाए तो क्या सेंटर से सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाएगा? क्या L इंक्रीज हो गया? अब जैसे ही लेवल कम हुआ पानी का, नीचे डेंसर पार्ट, नीचे मैसिव पार्ट, ऊपर ये बताया था कभी सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होता, तो यहां पर L प्लस डेल्टा L ले लूं मैं। जब ये कंप्लीटली एम्प्टी हो गया तो क्या दोबारा से सेंटर में आ गया? पहले लेंथ सेम थी, फिर लेंथ बढ़ी, लेंथ बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ा और फिर दोबारा ऊपर शिफ्ट हो गया सेंटर ऑफ मास। फर्स्ट इंक्रीज आया समझ? था कि नहीं बढ़िया क्वेश्चन? सर वहां तो समझ ही नहीं आएगा। ओ क्यों नहीं आएगा? मैं पढ़ा तो रहा हूं। अबे तुम सेंटर ऑफ मास तक तो जा भी नहीं रहे थे तुम। चलो कोई बात नहीं, ये तुमको तब आएंगे क्वेश्चन जब तुम पढ़ के जाओगे क्लास में। अभी तो तुम तभी तो पढ़ा रहा हूं क्लास में। कमाल है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से बिट सेट में आया था एक बार, एक बताता हूँ। उसमें ना मैग्नेट ले रखा था बस। अभी बताता हूँ क्वेश्चन क्या था। एक होता है एग्जाम बिट सेट का, कॉलेज है ये भी एक साउथ में। एक WB JE भी होता है पेपर, वेस्ट बंगाल का JE मेंस। चलो जी देखो, अगर मैं तुमको क्वेश्चन ऐसा दे देता कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे, की को अभी हमने क्लोज कर रखा है और नीचे बहुत सारे आयरन पीसेस पड़े हैं। ठीक है, हमने टोटल 10 सेकंड तक इसका मोशन ऑब्जर्व किया। 5 सेकंड के बाद हमने क्या करी, की को ओपन कर दिया। टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? पहले इंक्रीज होगा,
देख सही में क्वेश्चन फर्स्ट 5 सेकंड तक की क्या थी, क्लोज थी। नेक्स्ट 5 सेकंड में की को ओपन कर दिया, टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा? जब की क्लोज होगी तो ये मैग्नेटाइज्ड है। की मतलब कि पढ़ा नहीं कभी इलेक्ट्रिसिटी, की क्लोज होती है तो करंट पास होता है, मैग्नेटाइज हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो अगर की क्लोज है तो ये नीडल्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, मास बढ़ना स्टार्ट कर देगा। मास इंक्रीज होगा तो वही सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, नीचे वाली साइड मास इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा ना। पहले तो क्या करेगा, टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा। जब मैं क्या कर दूंगा, की को ओपन कर दूंगा, डीमैग्नेटाइज हो गया, नीडल्स नीचे गिर गई सारी की सारी, लेंथ वापस में शिफ्ट हो जाएगी। तो ऐसे से क्वेश्चंस का ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चंस कई तरह से मिल सकते हैं आपको, कि सैंड बैग है, सैंड बैग को लटका दिया, उसमें होल कर दिया, उससे मास निकल रहा है, ऐसे। तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। आगे देखिए क्वेश्चन। अब एक और कंसेप्ट करते हैं कि हमने अर्थ के अंदर एक होल कर दिया, मतलब यहां से गड्ढा खोदना स्टार्ट करा और दूसरे एंड से निकल गया, डायमेट्रिकली खोद दिया पूरे अर्थ को। उसके अंदर किसी बॉडी को मैंने गिरा, पहले कॉन्टिन्यूसली नीचे गिरेगी, फिर वेटलेस होगी, उसके बाद जब नीचे की तरफ दोबारा जाने की कोशिश करेगी तो मतलब ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगी। हम प्रूफ करेंगे इस बात को भी। अर्थ में अगर मैं गड्ढा कर दूं, ऐसा नहीं कि किसी चीज को ड्रॉप करूंगा तो वो दूसरे एंड से निकल जाएगी, वो कभी गिर नहीं पाएगी। प्रूफ करेंगे अभी। लिखो जरा क्वेश्चन। आपने वो भी बोला था कि अगर हम गड्ढा करेंगे मतलब ऐसे पूरा तो फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकती। एक बात बताओ, वाटरमेलन है, मान लो वाटरमेलन का डायमीटर मान लो 5 मीटर, आपने 10 मीटर का उसके अंदर पेचकस गाड़ दिया, तो नहीं होगी सर। लेकिन अगर हम ऐसे कट करें तो कहाँ से कट करोगे बेटा? कटर कहाँ से लाओगे इतना बड़ा? हम एक तो फिर एग्जांपल ले लो। देखो, एक होता है कि अर्थ में होल करना, एक होता है 2 पीसेस में कट करना। अर्थ स्फेरिकल है, होल करूंगा तो उससे तो एक छेद हो जाएगा, कट करूंगा तो वो तो फिर 2 हेमिस्फेरिकल बाउल बन जाएंगे ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत सारा मैग्मा, मोल्टन फोम में कोल, पेट्रोलियम, आयनिक सब्सटेंसेस, बड़ा कुछ है, पर मैं कभी गया नहीं। जब जाऊंगा तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा फोटो। क्वेश्चन लिखो जरा। हाँ, इफ अर्थ, जियो ले जाऊंगा है। इफ अर्थ इज अ होमोजेनियस अफेयर, ये एसएल में दे रखा है, कई बार शायद टीचर दे भी देता है इसको, बट कर ही लो। इफ अर्थ इज अ होमोजेनियस अफेयर of radius capital R and a straight hole is bored in it through its center. Through its center. Show that body dropped in this hole. Show that body dropped in this hole will execute SHM and find time period. Show that body dropped in this hole will execute SHM and find its time period. देखो यार, समझते हैं इसको भी। हाँ जी, SHM प्रोसेस करेगी, वही प्रूफ करेंगे, भी देखते रहो। टाइम पीरियड भी निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे। देखो, तो सबसे पहले अर्थ बना ले हम। देखो यार, ये अर्थ है, अर्थ के अंदर गड्ढा कर दो, एक होल कर दो ऐसे डायमेट्रिकली। ठीक है जी, अर्थ के अंदर हमने एक होल कर दिया ऐसे। अर्थ का सेंटर यहां पर मान लेते हैं, होमोजेनियस अफेयर है तो सेंटर में ही होगा ना। जिस बॉडी को हमने ड्रॉप किया, मान लो वो इस पी पॉइंट पर है अभी फिलहाल, यानी कि कितना नीचे आ चुकी है वो डी नीचे आ चुकी है, और सेंटर से कितना ऊपर है, वाई ऊपर है, और टोटल कितना है, ये आर है। ठीक है, सेंटर से आर ऊपर, सरफेस से डी नीचे। ठीक है, बढ़िया। इस वक्त इस पर नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg डैश, mg है mg डैश, mg डैश लग रहा होगा। mg क्यों नहीं, क्योंकि
टीचर ने मुझे पढ़ाया था कि जी की वैल्यू डेप्थ के साथ डिक्रीज होती है। क्या बात समझ आई ये वाली? ठीक है यार, इस पॉइंट को ओ मान लो, सेंटर को इसको ए मान लो। ठीक है, थोड़ी सी कहानी लिखते हैं इसके अंदर। अब थोड़ी सी कहानी लिखो। चलो कहानी कैसी बता देता हूँ। एट पॉइंट पी जी डैश की वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं हम? जी 1 माइनस डी बाई आर ऐसे लिखते थे हम कि कितनी गहराई में, मान लो डी गहराई में, तो ये होगा। तो जी डैश विल बी व्हाट? जी माइनस जी डी बाई आर, या फिर इसको ऐसा लिख देता हूं, जी आर माइनस डी अपॉन में आर। ये ज्यादा सही लग रहा है। अच्छा, वाई को अगर हम सोचे तो वाई किसके बराबर है? देख, आर माइनस डी के बराबर है वाई। टोटल आर में से अगर डी गायब कर दूं तो वाई बचेगा। तो जी डैश किसके इक्वल आ गया? जी वाई बाय में आर, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट इक्वेशन बोल रहा हूं। देखें, चलो चलो अब एक यहां पर एक छोटा सा मैं ये बोल रहा हूं, लिसन। लेट y इज डिस्प्लेसमेंट, लेट y इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन। ओ, तू इसको ना विजुअलाइज तब ढंग से कर पाएगा तू अगर ये मान ले कि ये बॉडी अगर मान ले यहां पर नीचे की तरफ जा रही होती तो क्या चीज है इसको वापस सेंटर की तरफ खींच रही होती? रिस्टोरिंग फोर्स, यानी कि mg डैश। तू तब इसको ज्यादा विजुअली मतलब इसको प्रैक्टिकली समझ पाएगा कि अगर मैं सेंटर से इस बॉडी को रिलीज कर दूं नीचे की तरफ तो मुझे लगता है कि वापस कौन खींच रहा होगा इसको? mg डैश वापस खींच रहा होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यहां पर ना तू सेंटर से डिस्प्लेसमेंट y समझ, ठीक है? या तो यहां से रिलीज कर दो, बॉडी यहां से पहुंच गई और mg डैश इसको नीचे खींच रहा है, या तू सोच ले यहां से ड्रॉप करा, बॉडी नीचे पहुंच गई और mg डैश इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। तू जहां से मर्जी समझ ले, सफेद है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं बोल रहा हूं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो ये होगा mg डैश के बराबर, माइनस mg डैश के बराबर। सर फिर ये y डिस्प्लेसमेंट हमने o के बाद लिया, o से ऊपर मान लो ना, बात तो वही है, चाहे यहां से ले लो चाहे यहां से ले लो। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है इट विल बी माइनस m g डैश। क्या डिफाइन करा हमने अभी? g y बाय r। क्या m g और r कांस्टेंट है? g 9.8 कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है। क्या रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई आर है? ऐसे नहीं है। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या लेकर आएगा? एक्सेलरेशन। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर एम ए बराबर माइनस एम जी वाई बाय में आर। ठीक है, मास से मास उड़ा दो तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई आ गई, यानी कि एसएचएम हो रहा है भाई। सर हमें एफआर और ये दोनों वाला रख के दिखाना चाहिए। हाँ, ताकि पहले तो ये प्रूफ करोगे ना कि एसएचएम है। मैंने पहले दिन ही बताया था कि एसएच, दूसरे दिन ही बताया था कि एसएचएम। दोनों में से एक प्रूफ कर दे अगर हम। बात वही, फिर भी अल्टीमेटली आपको ये स्टेप तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ओमेगा तो इंट्रोड्यूस कराना ही कराना है अपने। तो हमने पढ़ा है कि ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस एम जी वाई बाई आर। एक्सेलरेशन ये भी है और एक्सेलरेशन तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई भी हो सकती है। तो यहां से वाई से वाई उड़ गया, ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? एम जी बाई आर के, रूट एम जी बाई आर यानी कि ओमेगा, 2 पाई बाई टी यानी कि रूट एम जी बाई आर। टी कितना आ जाएगा? अंडर रूट आर बाय एम जी इनटू एम उड़ गया यार, सॉरी,
मैं मुड़ गया, भूल गया था मैं। तो टी क्या आएगा 2 पाई। मेरी एक्सेलरेशन तो ना बेटा आपकी नहीं, बॉडी की। आपकी एक्सेलरेशन कैसे आ सकती है? आप तो यहीं पे बैठे हो, यू आर एट रेस्ट। इसकी एक्सेलरेशन प्लस वाई प्रोपोर्शनल आ गई। कैसे आ सकती है? माइनस एम जी डैश लो ना यहाँ पर। हाँ सर, सर ये तो पेंडुलम सर माइनस एम जी डैश लेके जी डैश की वैल्यू पुट कर दी, जी डैश ये रहा जी वाई बाई आर, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, फिर ये हो जाएगा पाई बाय आर माइनस जी है। वाई पॉजिटिव हो जाएगा। एक मिनट वाई बाई आर हाउ? ठीक है, हो तो गया। तो ये टाइम फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी 1/2 पाई रूट जी बाई आर। तो एक उस बॉडी का ऐसे चैम है जो अर्थ के सेंटर के अबाउट ऑसिलेट करेगी ऊपर नीचे ऐसे। बनाओ यार, फिर और एक दो कंसेप्ट देखते हैं इसके। करो यार जल्दी, एक बार कंसेप्ट सारे कर लो, फिर सिर्फ न्यूमेरिकल्स रह जाएंगे, 2-3 दिन न्यूमेरिकल्स में लगाएंगे अच्छे अच्छे। आज क्रिस भी नहीं आया। क्रिस क्यों नहीं आया आज? अच्छा एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सा, नहीं बिल्कुल सिंपल है ये। 2 रिजिड सपोर्ट है ऐसे, यहां पर एक स्प्रिंग है, यहां पर एक ब्लॉक है मास m का, यहां पर भी स्प्रिंग है, ठीक है। मैंने इस मास को 2 सेंटीमीटर इधर मूव कर दिया ए एंड की तरफ, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट इसका 200 न्यूटन मीटर इनवर्स है और इसका भी 200 न्यूटन मीटर इनवर्स है। सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड नेट रिस्टोरिंग फोर्स। सर सबका मास m है। नहीं, ये रिजिड सपोर्ट है, ये तो दीवारें है। व्हाट विल बी नेट रिस्टोरिंग फोर्स? सीबीएसई एसएचएम तो नहीं लगाओगे तुम लोग? सर ऐसे फ्री है। 800 न्यूटन देखते हैं। 2 दूनी 4, 400 400, हाँ ठीक है। कैसे पता लगा शिंदे तेरे को? अच्छा तूने ऐसे करा क्या पैरेलल लेकर? मैं तो इसको दूसरी तरह से कराऊंगा अभी। बोल सकते हैं जब स्ट्रेचिंग सेम हो ना तो पैरेलल में लिया जा सकता है। स्ट्रेचिंग सेम तो पैरेलल में लिया। इसमें बताना नेट रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा। करने के इसको कई तरीके हैं, मैं सिंपलेस्ट तरीका बता दूंगा आपको। कुछ ना भी प्रोडक्टिव लगा आज सवेरे वाला काम? उसका मन नहीं मान रहा क्या सवेरे की ट्यूशन के लिए, या एडजस्ट हो जाएगी धीरे धीरे? सर हो तो जाएगी, अगर बीमार ना पड़ी तो। बीमार क्यों पड़ेगी बेटा? पहले अगर कोई बंदा सोच के चले पे बीमार। कह रही है कि मैं सिर्फ ना रात को सिर्फ 2 घंटे सो के आई हूँ। अच्छा, मैं 12 बजे सोई थी और 2 बजे उठी, ये क्या बात हुई? क्योंकि वो ये कह रही थी मैं 4 बजे उठती थी तो मैं 10 बजे तक पढ़ती थी, 4 से 10 सर सुबह आंसर के। कैसा? -800 मतलब +800। चलो यार सुनो 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 सुनो, इधर देखो। अगर मैं इस ब्लॉक को इधर खिसकाता हूं 2 सेंटीमीटर, तो क्या ये कंप्रेस होगा?
और ये क्या होगा, स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच ही बोलते हैं इसको, स्ट्रेच और कंप्रेस। अगर ये ब्लॉक इधर की तरफ आ जाए तो इसका रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे लग रहा होगा रोकने के लिए, और इधर वाले स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स सोच कैसे लग रहा होगा, इधर ही लग रहा होगा, क्योंकि ये इधर आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो इसका रिस्टोरिंग फोर्स वापस चाहेगा इसको। ये इधर जा रहा है तो ये क्या चाहेगा, उसको रोकना। क्या दोनों रिस्टोरिंग फोर्स ऐड हो जाएंगे, Fr प्लस Fr, दोनों की डायरेक्शन सेम। क्या मैं लिख दूं माइनस के एक्स, कितना हो जाएगा -2kx। नेट रिस्टोरिंग फोर्स कितना आएगा, -2 इंटू में 200 इंटू में 2 इंटू 10⁻², -2, क्योंकि ये सेंटीमीटर है। हो जाएगा बस, अब क्या मुश्किल था, समझे इस बात को। अदरवाइज इसको करने का एक और तरीका था, इसको तू ऐसे बाहर की तरफ खींच, क्या दोनों में सेम स्ट्रेचिंग आएगी, तो यानी कि स्प्रिंग्स क्या पैरेलल में, नेट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग k प्लस के कितना हो जाएगा 2k, नेट स्प्रिंग कांस्टेंट 2k। अरे स्प्रिंग्स जब पैरेलल में होते हैं तो इनका जो स्प्रिंग कांस्टेंट का नेट इक्विवेलेंट क्या होता है 2k, तो 2k इज इक्वल टू F/x, तो तब भी आ जाना था 2kx इज इक्वल टू F, लेकिन तब तू नेगेटिव साइन ना लगा पाता यहाँ पर, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव ही ले जाता है, तो ये ले लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं, बच्चे भी नहीं आए आज।